पैसेज फर्स्ट और उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे इस पे कैसे करना है। पढ़ लिया यहाँ तक? फर्स्ट पैरा पढ़ गया। चलो और इसको साथ में डिस्कस कर लेते हैं, देन देखते हैं कहानी आगे की। अरे ओपन हो जा भाई। चलो देखो क्या लिखा हुआ। आई ग्रो अप इन ए स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कालिम्पोंग। कोई जगह है वहाँ पे ये ग्रो अप हुआ, यहाँ पे पढ़ा पढ़ा। इन प्री लिबरलाइजेशन इंडिया, मतलब ये बात हो रही है कब की, इंडिपेंडेंस से पहले की। एवरीथिंग अराइव लेट, वहाँ पे सब कुछ लेट आता था। नॉट जस्ट मटेरियल थिंग्स बट ऑल्सो आइडियाज़। ठीक है, तो मटेरियल थिंग्स के अलावा साथ साथ आइडियाज़ भी लेट आते थे। अब वो कैसे एक्सप्लेन करेगा आगे, जैसे मैगजीन्स हो गया, ओल्ड कॉपीज ऑफ रीडर्स डाइजेस्ट एंड नेशनल जियोग्राफिक्स, इन सब ये सब चीज़ें लेट आया करती थी। अराइव लेट टू आफ्टर द न्यूज़ हैड बिकम स्टेल। स्टेल का मतलब बासी हो जाना, सड़ जाना, मतलब पुरानी हो जाना। बाई मंथ्स और ऑफन बाई ईयर्स, मतलब कोई कोई न्यूज़ इतनी पुरानी हो जाती थी, महीनों पुरानी हो गई या सालों पुरानी हो गई। दिस टेम्पोरल गैप, ये जो गैप था, टर्न जर्नलिज्म इनटू लिटरेचर। देखो जर्नलिज्म क्या होता है कि जैसे आपने कोई न्यूज़ वगैरह पढ़ी, क्या है कि कोई चीज़ बहुत पहले से हो गई तो वो इतना लेट हो जाता था कि वो जो जर्नलिज्म है, जो न्यूज़ है, वो ऐसा लगता था कि क्या हो गया है, लिटरेचर हो गया है। न्यूज़ इंटू लीजेंड्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स इंटू समथिंग अकिन। वर्ड्स लिखते रहेगा, अकिन का मतलब होता है सिमिलर, अकिन टू प्लॉटलेस स्टोरीज, तो सिमिलर टू प्लॉटलेस स्टोरीज, राइट। बट लाइक दोज हु न्यू नो अदर लाइफ, बट उनके लिए जिनको इसके बारे में कुछ और पता ही नहीं था अपार्ट फ्रॉम दिस, वी एक्सेप्टेड दिस एज द नॉर्म। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि यही हमारा नॉर्मल है। द डर्थ ऑफ रीडिंग मटेरियल, डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, नोट करते रहिएगा अगर आपको वर्ड नहीं पता। डर्थ का मतलब हो गया शॉर्टेज। द शॉर्टेज ऑफ रीडिंग मटेरियल्स इन टाउन्स एंड विलेजेस इन सोशलिस्ट इंडिया इज हार्ड टू इमेजिन। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। दोज ही स्टॉप रीडिंग आफ्टर स्कूल और कॉलेज, दो तरह की कैटेगरी बढ़ गई। एक तो वो लोग थे जिन्होंने पढ़ना बंद कर दिया आफ्टर स्कूल और कॉलेज, एंड दोज इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन हु रीड एनीथिंग दे कुड फाइंड। और दूसरा वो जो उनको कुछ भी मिलता था वो पढ़ लेते थे, बिकॉज सब चीज़ें कहाँ आ रही थी, लेट आ रही थी,
तो उनको ये लगता था जो भी मिल रहा है वही पढ़ लो, क्या ही कर सकते हैं। अब जैसे जो ऑथर है क्या कह रहा है, आई रीड रोड साइंस विद द इंथुजियाज्म दैट अटैचेस टू रीडिंग थ्रिल्स, ठीक है। वो क्या पढ़ता था, रोड साइंस पढ़ता था, क्योंकि नया था ही नहीं कुछ पढ़ने के लिए। वेन द आइटरेंट कबाड़ीवाला, कबाड़ीवाला आता था, कलेक्टर ऑफ पेपर्स मैगजीन्स एंड रिजेक्टेड थिंग्स विजिटेड आवर नेबरहुड, आई रश्ड टू द हाउस वेयर ही वाज डूइंग बिजनेस। जब ये आता था तो वो उसके पास चला जाता था, शायद कुछ मिल जाए उसको। ही बॉट थिंग्स एट अनइमेजिनेबली लो प्राइजेस फ्रॉम दोज हु वुड स्टॉप्ड हैविंग एनी यूज ऑफ देम। वो उनसे बहुत कम पैसे में खरीद लेता था जिनका उनका यूज था नहीं। एंड आई रिमव्ड थ्रू हिज सैक्स ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, और मैं उससे ओल्ड मैगजीन्स ले लेता था। समटाइम्स ऑन डेज व्हेन बिजनेस वाज गुड, जब उसका बिजनेस अच्छा होता था, ही अलाउड मी अ couple of copies of sports world magazine for free, फ्री मिल जाती थी। I would run home and ignoring my mother's scolding, plung right in consuming news about India's victory in the Benson and Hegde Cups, ठीक है। तो कुल मिला के ये ऐसे ही जगह पर रहता था ऑथर, जहाँ पे सब चीज़ें क्या आती थी, लेट आती थी, एवरीथिंग वाज लेट। उसी को डिस्क्राइब किया गया है आगे। अब चलो इसकी ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो पहले आप लोग पढ़ लो, आप पहले अंडरस्टैंडिंग देखो आपकी कितनी बेटर है, उसके बाद मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। आज फिर मेट्रो खराब हो गई थी क्या? आज फिर मेट्रो खराब हो गई थी एक्चुअली। नहीं ये प्रीवियस ईयर है, 2023। पढ़ लिया? चलो क्या लिखा हुआ है कि टू टेक अवेज फ्रॉम दीज एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस, चीज़ें लेट हो रही है ना। हैव मार्क्ड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविंशियल रीडर्स लाइफ। प्रोविंशियल मतलब जो एक प्रोविनेंस में रहते हैं, एक उनका दायरा रहता है। द सेंस ऑफ बिलेटेडनेस, हर चीज़ का क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, एवरीथिंग कमिंग लेट। द डिज़ायर फॉर प्लेजर इन लैंग्वेज, ये दो चीज़ें उसको पता चली। स्पीकिंग ऑफ बिलेटेडनेस, द अवेयरनेस ऑफ हैविंग बीन बोर्न एट द रॉन्ग टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इन्वेंटिंग थिंग्स दैट हैड ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड। आपको ऐसा लगता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है और अब उसके पास तो हर चीज़ लेट आती थी, है ना, तो उसको लगता था कि यार ये हमने नई चीज़ इन्वेंट कर ली। बाद में पता चलता था कि तो पहले से क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है। तो ये बिलेटेडनेस की बात थी। फॉर अवे विदाउट आवर नॉलेज और कॉपरेशन इज अ मूवमेंट ऑफ एपिफेनी। एपिफेनी का मतलब होता है रियलाइजेशन, ठीक है, तो इसको नोट करते रहिएगा। मूवमेंट ऑफ एपिफेनी एंड डीप सैडनेस, क्योंकि उसे लगता था कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, सब चीज़ें पहले से हो गई हैं।
I remember a professor's choked voice narrating to me how all the arguments he has made in his doctoral dissertation, written over many years of hard work, क्या हो गया था, had suddenly come to not after he had discovered the work of C.W.E. Bixby. एक ऑथर को एक अपने प्रोफेसर का एक किस्सा याद आता है कि उन्होंने जो चीज़ें भी नरेट की थी कहाँ पे अपने लेक्चर पे, उसको बाद में जब उन्होंने बाद में पढ़ा इनको इनको तो पता चला ये तो पहले से लिख चुके हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द सेंस ऑफ बिलेटेडनेस द ऑथर इज फीलिंग, राइट। इसके बाद है, हाँ, आई रियलाइज एज आई ग्रू ओल्डर वॉज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको रियलाइज हुआ कि ये एक करेक्टरिस्टिक है किसकी, प्रोविंशियल लाइफ का, जब आपका दायरा बहुत सीमित होता है। दैट दे यूजुअली मेल्स वर सेइंग ट्राइट थिंग्स। ट्राइट का मतलब हो गया ऐसी ओवर यूज्ड, है ना, बहुत ही बोरिंग, ओवर यूज्ड, है ना। जैसे एक वर्ड, एक तो ये चलता कभी कभी, हाँ एक बार ये स्टार्टिंग में करवाया था मैंने, अब लेकिन वो सिर्फ ये पैसेज ही था, पूरा पेपर नहीं था, इसमें पूरा पेपर है, तो इसके बाद के जो पैसेज होंगे वो नहीं हुए, ठीक है। There is a deep sense of tragedy attending this sort of things. The sad embarrassment of always arriving after the party is over, मतलब late हो रही है चीज़, and there is a harsh word for that sense of belatedness, that is dated, मतलब पुराना. What rescues it is the unpredictability of these and chronostics discoveries, the randomness and the haphazardness involved. Haphazard का मतलब क्या होता है? Not stable, ऊपर नीचे. In mapping connection among thoughts and the ideas in a way that hasn't yet been professionalized, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चंस करने, पहले आप लोग ट्राई करो इसको, फिर इसके बाद देखते हैं। व्हाट यूज वाज द कबाड़ी वाला, तो वो ऑथर के लिए क्या यूज था, ऑथर के लिए क्या लेके आता था, वो मैगजीन्स वगैरह लेके आता था, यही था। कबाड़ी वाला ब्रॉट अप और हर मैगजीन्स, द कबाड़ी वाला स्टॉक ऑफ बुक्स एंड मैगजीन वर इंटरेस्ट ऑफ ऑथर। तो स्टील वाला तो नहीं हो पाएगा, एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। स्टील चुराता था क्या, नहीं चुराता था, तो ये तो हट गया। ऑर्डर करता था क्या बुक्स ऑनलाइन, ये भी नहीं था, तो दो बचे। बॉट अप ऑल, सब कुछ लेके आया था क्या, नहीं, जो उसको मिलता था, जो लोग देते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। द कबाड़ी वाला से स्टॉक ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स वर ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑथर, ठीक है। चलो, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज एसेंशियल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ प्रोविंशियल रीडर। तो प्रोविंशियल रीडर मतलब जिसका एक दायरा है, वहाँ पे चीज़ें लेट आ रही हैं। अब इसको चलो चेक करो आप लोग एक बार। का मतलब समझ रहे हो आप, आपको वो चीज़ पढ़ने को मिल रही है, आप चीज़ जान रहे हो जो पहले से क्या हो चुकी है, डिस्कवर हो चुकी है, तो आप जो है ना, आप लेट हो रहे हो हर चीज़ में। तो इसमें अगर पढ़ो, ओवर ईगरनेस होगा नहीं, क्योंकि इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ है ना, नथिंग नोवेयर वाज इट मेंशन्ड। सी वाले को पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा है मुझे, ये शायद मेंशन भी था पैसेज में। एक्सेप्टिंग अ टेम्पोरल गैप बिटवीन व्हाट वाज करंट इन द वाइडर वर्ल्ड at the time and which these arrived in a provincial location। तो गैप है, वर्ल्ड में पहले ही आ चुका है, और प्रोविंशियल कहाँ पे आया, जहाँ पे है वो बाद में आया है। तो दिस इज द सेंस ऑफ क्या, प्रोविंशियल रीडर। तो सी हैज टू बी द राइट आंसर। चलो 3 4 5 ये तीनों जरा करो एक बार। थर्ड वाला तो बहुत आसान है, क्या लिखा है, लेते व्हाई डिड द ऑथर फील अ सेंस ऑफ रिग्रेट, सेंस ऑफ रियलाइजेशन एंड डीप सैडनेस। क्यों, क्योंकि उसको लगता था कि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने किया है वो पहले से क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है ना। बिकॉज द थिंग दैट फेल्ट स्पेशल एंड यूनिक टू द ऑथर वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड थ्रू द वाइडर वर्ल्ड। तो इसीलिए इसको क्या लगता था, कि बुरा लगता था कि यार हमें जो लग रहा है कि एक्साइटमेंट में हमने कोई नई चीज़ डिस्कवर करी, बाद में पता चला कि ये तो पहले से ही क्या है, अब तो इसका आंसर ए। लेस वेल रेड तो कहीं नहीं था, कहीं मेंशन नहीं था उसके एजुकेशन के बारे में। मिस्ड बीइंग इन अ बिग सिटी, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो बी हो नहीं सकता है, ऑल ऑफ द होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये वर्ड जैसे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली अगर मीनिंग नहीं पता आपको तो थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो। हाँ देखो, क्रोनो समझते, क्रोनोलॉजी, क्रोनो का मतलब टाइम होता है, तो जो देख लो उसमें टाइम से रिलेटेड क्या है, एक ही है, कनेक्टेड विद द अनदर टाइम, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये और बता दो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द लास्ट सेंटेंस बेस्ट। लास्ट सेंटेंस एक बार देख लेते हैं।
लास्ट सेंटेंस क्या है ये एक बार पढ़ लो यहाँ से लास्ट सेंटेंस ये वाला है. It is the unpredictability of the and characteristic टाइम के बारे में हमें नहीं पता है. ठीक है, वो डिस्कवरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है जो अ, एक तरीके से क्या इन्वॉल्व की रहती है, द रैंडमनेस एंड हैप्पीजर्डनेस इन्वॉल्व इन मैपिंग कनेक्शन अमंग थॉट्स एंड आइडियाज. तो अभी ऑप्शंस अगर देखेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा फिफ्थ वाले का. चलो, दो द ऑथर फील्स प्रोविंशियल सी प्रिटेंड्स टू बी द मेट्रोपोलिस. ये तो है नहीं, ऐसा तो प्रिटेंशन की बात नहीं, ये तो हट गया. Though the author feels dated in her access to intellectual ideas, her lack of metropolitan sophistication, ये यहाँ पे metropolitan का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, हटाइए. या हो सकता है कि ये थोड़ा साउंड लग रहा है. थर्ड वाले को पढ़ो, देखो पहला तो नहीं हो पाया, थर्ड वाले में क्या लिखा है. तो द ऑथर इज अवेयर ऑफ द लिमिटनेस ऑफ हर नॉलेज. अब ये देखो यहाँ पे गलत हो गया, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ऑथर के पास की जो नॉलेज है, ठीक है, एंड सी इज कॉन्फिडेंट एंड कैन होल्ड हर ओन इन अ क्राउड. ये कहीं मेंशन नहीं किया गया कि कॉन्फिडेंस शो करना है. बी वाले की चॉइस लग रही है. बी वाले में क्या लिखा हुआ है कि जो ऑथर है उसको महसूस तो होता है कि वो पुराना है. द ऑथर फील्स डेटेड इन हर एक्सेस टू इंटेलेक्चुअल आइडियाज. रीजन, उसके पास चीज़ें कैसी आती हैं, लेट आती हैं. हर लैक ऑफ मेट्रोपॉलिटन सोफिस्टिकेशन लेट्स हर एंगेज विद द आइडियाज विद सम ओरिजिनलिटी. तो दिस हैज टू बी द राइट आंसर. एग्जैक्ट अगर कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता. लेकिन हमें चलो मान लीजिए एग्जाम में नहीं एग्जैक्ट मीनिंग आया, समझ में क्या कह रहा है, ये तो समझ में आ गया कि ये तो उड़ जाएगा, एलिमिनेट हो गया. ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया. अब ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो ऑल ऑफ दो तो हो ही नहीं सकता है. तो आंसर आपको ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब इस वाले को पढ़िए आप लोग. चलिए,
गया, पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? किस बारे में है बताओ फिर। कुछ खिलाड़ी साइट की बात हो रही है आई गेस ना। हम्म, हम्म, चलो देखते हैं। अंटिल द किलाड़ी साइट वॉज डिस्कवर्ड, जब तक ये डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, आर्कियोलॉजी एंड लार्ज मतलब मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट थे वो बिलीव करते थे, क्या बिलीव करते थे? बिलीव दैट द गंगेटिक प्लेन्स इन द नॉर्थ अर्बनाइज्ड सिग्निफिकेंटली अर्लियर देन तमिलनाडु। जो नॉर्थ में मतलब जो अपने साइड का एरिया है गंगा के आसपास का, वो पहले अर्बनाइज हो गया था, पहले शहरीकरण हो गया था, पहले डेवलप हो गया था देन तमिलनाडु। ठीक। Historians have often claimed that large-scale town life in India first developed in the greater Magadha region of the Gangetic basins. तो जो हिस्टोरियंस है वो बिलीव करते थे कि जो है इस रीजन में पहले क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। आगे देखते हैं, ठीक है। दिस वॉज ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज, सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज की बात हो रही है। द फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज रिफर्स टू द राइज ऑफ हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला किसके रिगार्डिंग था? हड़प्पा और इंडस वैली के। दूसरा, तमिलनाडु वाज थॉट टू हैव अर्बनाइज्ड एट दिस स्केल ओनली बाय द 3rd सेंचुरी बीसीई। ठीक है, तो तमिलनाडु के बारे में कहा जाता है कि ये 3rd सेंचुरी बीसीई में क्या हुआ था, डेवलप हुआ था या अर्बनाइज हुआ था। द फाइंडिंग्स एट किलाड़ी पुश दैट डेट बैक सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक्स एंड continuity in cultural legacies, connections between the Indus Valley civilization or IVC and old Tamil traditions have long been suggested, but concrete archaeological evidence remained absent. तो ये तो कह तो रहे हैं कि पहले से, लेकिन कोई जो है बहुत मजबूत जो एविडेंस है वो मिलना अभी मुश्किल है, मतलब मिले नहीं है, दे केप्ट रिमेन्ड absent. एविडेंस इंडिकेट करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्राफिटी, ग्राफिटी समझते हैं जो दीवार पे ऐसे लोग लिख देते हैं, ठीक है, बिटवीन ग्राफिटी फाउंड इन किलाड़ी एंड सिंबल्स एसोसिएटेड विद आईवीसी। तो जो किलाड़ी में जो ग्राफिटी मिली है और जो सिंबल्स मिले आईवीसी में, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज मिलती हैं, ऐसा एविडेंस बताते हैं। इट बॉल्स्टर्ड, बॉल्स्टर मतलब स्ट्रेंथन, मजबूत कर देना। इट बॉल्स्टर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ डिसिडेंट्स फ्रॉम द डोमिनेंट नॉर्थ इंडियन इमिग्रेंट्स। तो ये जो है, जो नॉर्थ इंडिया के जो डिसिडेंट हैं, उनके जो पूर्व मतलब जो अभी रह रहे हैं लोग, उनके आर्ग्यूमेंट को बॉल्स्टर करता है। who have argued for years that their ancestor existed contemporarily with IVC। जो ये क्लेम करते थे कि हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो आईवीसी के टाइम से ही क्या रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, जो साथ चल रहा है, ठीक है। ऑल दिस आर्कियोलॉजिस्ट आई स्पोक टू, क्या कहा उन्होंने, सेड इट वाज टू सून टू मेक डेफिनेटिव लिंक्स बिटवीन द किलाड़ी साइड एंड द आईवीसी। तो अभी बहुत जल्दी होगा ये क्लेम करना कि इनके बीच में कनेक्शन है। देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, हाउएवर दैट the discovery at Kiladi has changed the paradigm, changed the shift. In recent years, the result of any research on early India have invited keen political interest. ठीक है, तो अभी कोई भी रिसर्च हो रहा है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है देखो आगे समझ में आएगा। बिकॉज प्रोपोनेंट्स ऑफ हिंदू नेशनलिज्म सपोर्ट्स द नोशन ऑफ वैदिक कल्चर एज फंडामेंटल्स टू द ओरिजिन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वही है कि अगर ये आपको वैदिक कल्चर मिल रहा है हिंदू नेशनलिज्म के लिए, तो पॉलिटिकली ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा हो जाता है वोट वगैरह करने के लिए। The Kiladi excavation further challenged the idea of a single fountainhead of Indian life। तो जो किलाड़ी एक्सकेवेशन है वो इस चीज़ को भी क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं कि जो इंडिया का जो हिंदू लाइफ है, जो इंडियन लाइफ है, एक जगह से नहीं निकली। सिंगल फाउंटेनहेड का मतलब क्या हुआ, एक जगह से, तो एक जगह से निकली, उसके बहुत सारे क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। दे इंडिकेट द पॉसिबिलिटी दैट द अर्लीस्ट आइडेंटिटी दैट कैन रिकग्नाइजेबली बी कंसिडर्ड इंडियन माइट नॉट हैव ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया। तो ये लोग क्लेम भी करते हैं, ये जो है कंसीडर भी करते हैं कि जो इंडियंस कहने की आप बात कर रहे हो, वो हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में क्या ना हो, ओरिजिनेट ना हुआ हो, जैसे नॉर्थ इंडियंस क्लेम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है ये कि ये कहना कि द सिंगल फाउंटेन हेड है क्या आपका इंडियन लाइफ का, द आइडिया ऑफ सिंगल फाउंटेन हेड, ये कहना थोड़ा सा क्या है, चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि ये देखो आगे लिखा हुआ है ना कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ही इनका ताल्लुक नहीं है। अब ये थोड़ा सा और बचा, इसको जरा पढ़ लेते हैं, साथ ही पढ़ लेते हैं। दैट वाज नॉट ऑल। इन सब्सिक्वेंट सीजन्स ऑफ किलाड़ी डिग, जो किलाड़ी की साइट पे जो एग्जीबिशन हो रहे थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया दैट तमिली, अ वेरिएंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शन, इज द ओनली आइटरेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज कुड बी डेटेड बैक टू द 6th सेंचुरी BC।
तो जो उन्होंने पाया कि हो सकता है कि जो तमिल लैंग्वेज पे लिखा जाता है ये 6 सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो आप हड़प्पा और आईबीसी की बात कर रहे हो वो सेकंड बीसी की बात थी, ये 6 बीसी की पहले बात होती है, ये पहले शायद likely 100 years before previously thought, ठीक। So not only had urban life thrived in Tamil lands, but people who lived there had developed their own script। तो तमिल लैंड में उनकी खुद एक तो अर्बनाइज भी हुआ वो, ठीक है, और उनकी खुद की स्क्रिप्ट थी। तो ये कहना कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ही ये सिविलाइजेशन निकला, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। द एवोल्यूशन ऑफ राइटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू अशोका एडिक्ट्स, बट 2600 years ago राइटिंग वॉज प्रीविलेंट इन किलाड़ी। तो ऐसा बोला जाता है कि अशोका एडिक्ट से ही एवोल्यूशन दिखता है राइटिंग का, लेकिन उससे 2600 साल पहले ही इसके क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं इन किलाड़ी। मैथिन करियप्पा किसी का नाम है। अ प्राउड मदुरई लोकल टोल्ड मी अ फार्मर कुड राइट हिज ओन नेम ऑन अ पॉट ही ओन्ड, ठीक है। तो उसने कहा द फाइट गोइंग ऑन हेयर इज यू आर नॉट द वन टू टीच मी टू राइट, आई हैव लर्नड इट माई सेल्फ। आपने नहीं सिखाया, मैंने खुद सीख लिया, ठीक है। तो ये पैसेज की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है। अब आप ज़रा देखिए, इसमें क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पहले आप एक बार ट्राई कर लो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से करिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। पैसेज का एसेंस क्या है, पहले एक बार मेरे साथ डिस्कशन कर लो। पैसेज का एसेंस क्या है? ये क्लेम कर रहे थे बहुत सारे लोग कि जो है इंडिया लाइफ का जो ओरिजिन है वो कहाँ, नॉर्थ इंडिया में हुआ है। फिर कुछ ये एक्सकवेशन हुए किलाड़ी में, वहाँ से पता चला कि इसके पहले भी हो गया है, तो उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहना कि ये सिंगल फाउंटेन हेड है इंडिया का जो है वो गलत हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब इसको देखो जरा आप लोग। हाँ जी, बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा। What was the assumption about the origin of urban life in India before the किलाड़ी डिग? क्या assumption आप कर सकते हो इस पे? Okay. What was the assumption about the origin of urban life in India before the Kiladi dig? The origins lay in the northern Gangetic plains which urbanized earlier than the south. अगर ये assumption है तब तो ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर ओरिजिन्स जो है नर्दर्न इंडिया गैंगेटिक प्लान्स में जो साउथ से पहले हो गए, साउथ से पहले क्या हो गया, अर्बनाइज्ड हो गए, साउथ से पहले क्या हो गया, डेवलप हो गए। तो ये कह सकते हैं कि अर्बन लाइफ इंडिया में किसके पहले थी, किलाड़ी एग्जीबिशन के पहले थी, क्योंकि किलाड़ी एग्जीबिशन ये प्रूव करता है कि नॉर्थ इंडिया से पहले भी तमिलियन विलियन में बताया ना उसने कि ये मिला हुआ है, उससे पहले भी था। तो ये आपका ए वाला तो आपका आंसर होगा ही होगा।
बी पढ़ लेते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, हमें पता नहीं है तो इसको हटाइए यहाँ पे। द सेकंड अर्बनाइजेशन वाज नोन टू बी इन मगध एम्पायर, इसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो सेवेंथ वाला देखते हैं। द किलाड़ी एक्सकेवेशंस फर्दर चैलेंज द आइडिया ऑफ अ सिंगल फाउंटेन हेड। देखो ये बताया था सिंगल फाउंटेन हेड की क्या बात थी कि एक जगह से नहीं निकला, है ना। तो इसमें देखो elaboration of this sentence which of these option follow, कि ये इनमें से देखो ऑप्शन किसको ये एक्सपेंड करके मतलब एक्सप्लेन कर देगा, ऑप्शंस चेक करने हमें। तो पहला पढ़ते हैं, डोमिनेंट थ्योरीज ऑफ हाउ अर्बन एंड मॉडर्न लाइफ केम अबाउट इन एंशिएंट इंडिया वर प्रूव्ड रॉन्ग बाय द किलाड़ी आर्कियोलॉजिकल लाइफ। प्रूव्ड रॉन्ग नहीं किया था उसने, ये कहा था कि इसके पहले भी थी। क्या कर रहा है, जो डोमिनेंट थ्योरीज हैं कि कैसे अर्बन और मॉडर्न लाइफ एंशिएंट इंडिया में आई, वो गलत कर दिया। क्या उन्होंने गलत प्रूव किया था, क्या ये प्रूव किया था कि जो है नॉर्थ इंडिया से पहले भी जो है जो एग्जीक्यूशन हुए थे उसमें क्या था वो प्रूव किया था, तो ये आपका तो नहीं होना चाहिए। नीदर द इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉट द एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ मगधा आर क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अर्बन लाइफ इमर्ज इन द किलाड़ी। क्या ये इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब पहले मुझे बताओ क्या है। किलाड़ी एक्सप्रेशन चैलेंज द आइडिया ऑफ अ सिंगल फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन लाइफ। तो इस लाइन का मतलब क्या है, किलाड़ी एक्सप्रेशन ने क्या किया, क्या चैलेंज किया कि जो इंडियन लाइफ है उसका सिंगल फाउंटेन हेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्थ से ही ऊपर आई है ना। उसने प्रूव किया कि इसके भी थी। तो अगर आप सी को पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है, द किलाड़ी आर्कियोलॉजिकल डिग प्रूव दैट इंडियन अर्बन एंड मॉडर्न लाइफ इमर्ज इंडिपेंडेंटली इन सेवरल हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये सिर्फ एक जगह से नहीं है, इट्स नॉट अ सिंगल फाउंटेन हेड, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में ये पनपी है एंड जियोग्राफिक्स, एंड नो वन थ्योरी इज इनफ टू एक्सप्लेन दिस, तो दैट हैज टू बी द राइट आंसर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो 8 और 9, 8 9 तो आसान ही है, 8 देख लो आप लोग। क्या लिखा हुआ, स्क्रिप्ट सिमिलर टू ब्राह्मी स्क्रिप्ट इमर्ज्ड इन किलाड़ी इन द 6th century BC, which कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेट। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसमें, कैसे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो लोग अनपढ़ गंवार थे, नहीं, क्योंकि वो तो पॉट्स पे लिख रहे थे, तो अनपढ़ गंवार तो हो नहीं सकते, तो बी वाला तो एलिमिनेट हो गया आपका, राइट। किलाड़ी इज द सेंटर, किलाड़ी इज द सेंटर ऑफ कल्चर एंड लर्निंग फॉर सुपीरियर टू एनी अदर्स इन इंडियन कंपेरिजन हुआ है कहीं पे, नहीं हुआ ना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किलाड़ी बेहतर था, खत्म हो गया, ऑल ऑफ दो अब तो होने से रहा, क्योंकि दो तो रहे नहीं, तो ऑप्शन क्या मिल गया आपका, सी मिल गया। अब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। एंशिएंट अर्बन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वी नो इट टुडे, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ में इसका क्या हुआ है, नॉर्थ में ही ये पनपी है, अर्बनाइजेशन हुआ है, कुड सिग्निफिकेंटली बी ऑल्टर्ड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द एडवांसेस अचीव्ड बाय द किलाड़ी सिविलाइजेशन। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि नॉर्थ से पहले भी साउथ में इसका क्या था, इंडिया क्या था, डेवलप था, अर्बनाइजेशन हुआ था, तो ये इसका आंसर हो गया सी। अब ये तो आसानी है, 9th वाला बता दो, BCE का मतलब बिफोर द क्राइस्ट, लेकिन बिफोर द होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर द कॉमन एरा, बिफोर द कॉमन एरा। 10th वाला एक और बचा हुआ है, ये देख लो, ये लास्ट लाइन थी, अ फार्मर कुड राइट हिज ओन नेम ऑन अ पॉट। आपने नहीं सिखाया, वो खुद सीखा है, ऐसे कुछ था वहाँ पे। एलिमिनेट कर लीजिए, मिल जाएगा आंसर, बहुत आसान है एलिमिनेशन, ऑप्शन से आसान है एलिमिनेट करने के पर्सपेक्टिव से। A farmer could write his own name on a pot he owned. The fight
गोइंग ऑन हेयर इज यू आर नॉट द वन टू टीच मी टू राइट, आई हैव लर्न इट माई सेल्फ। ठीक है, तो फार्मर भी अपना नाम लिख सकता था, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मुझे सिखाया, मैंने खुद सीखा है। इस सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या इम्प्लाई करता है कि जो किलाड़ी सिविलाइजेशन थी वो इन इगैलिटेरियन थी। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? समान, सब चीज़ें क्या है? समान है, सब लोग समान है। तो असमान थी, ये क्या हमें पता है? पैसेज में मेंशन था क्या कि वो लोग समान थे, असमान थे? नहीं थे, मतलब हटाओ उसको। आप तीसरा पढ़ो, सी ऑप्शन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? दैट द फार्मर्स ऑफ किलाड़ी सिविलाइजेशन वर ऑल्सो पॉटर्स। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है, उसमें एक बताया है उसने कि एक फार्मर भी लिख सकता है अपना नाम एक पॉट पे जिसको वो ओन करता है। दैट डज नॉट मेक फार्मर क्या? पॉटर। भाई मेरे पास भी एक पॉट हो सकता है ना, आपके पास भी एक पॉट हो सकता है, बट डज दैट मीन कि हम लोग पॉटर्स हैं? नहीं, ये भी हट गया। जब ये हट गया है, नन ऑफ दीज नहीं, यहाँ पे क्या है? ऑल ऑफ द है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। दैट द किलाड़ी सिविलाइजेशन डिड नॉट कंजर्व एक्सेस टू एजुकेशन लिटरेसी ओनली टू द एलीट। सिर्फ एलीट क्लास के लिए नहीं थी, किसके लिए भी थी? फार्मर्स भी थे। कौन भी पढ़ रहे थे? फार्मर्स भी पढ़ रहे थे, और ये बोल भी रहे थे कि आपने सिखाया नहीं, हमने खुद सीखा। तो ऐसा नहीं था कि एलीट के पास ही थी सब सारी लैंग्वेज वगैरह, सब सारा एजुकेशन सबके पास था। सो ये था पैसेज। आप देख पा रहे हो ना, जैसे आप थोड़ा सा स्किमिंग करते हो और ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अल्टीमेटली दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। चलो अब ये कोशिश करना कि इसमें सारे आंसर आपके सही हो। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैसेज है, बट ठीक है, कोशिश करिएगा, है ना? जो भी आपको सेंस मिल रहा है उसको हल्का नोट करते रहिए, ताकि पूरा पैसेज बार बार ना पढ़ना पड़े आपको। लाइट आ रही है ऊपर। और
अच्छा पैसेज है इंटरनेट के दिखावे के बारे में, आई गेस मैं पढ़ ही रहा था साथ ही साथ। चलो जल्दी से पढ़ लेते फिर क्वेश्चन करते हैं। द कॉल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन टर्न द विलेज ऑफ इंटरनेट इनटू अ सिटी which expanded at a time lapse speed, बहुत तेजी से फैल गया। social connection bristling like neurons in every direction at 12, जैसे ऑथर बता रहा अपने बारे में, I was writing 500 words a day on a public live journal, 500 words in a day. By 25 जब वो 25 साल का हुआ या हुई, my job was to write things that would attract ideally 100,000 strangers per post. So this is how it has changed. Now I am 30 and most of my life is inextricable from the internet, मतलब इसको आप अलग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एंड इट्स मेजेस, मेजेस मतलब भूल भुलैया होती है ना, वही इट मेजेस ऑफ इंसिसेंट फोर्स्ड, इंसिसेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, इंसिसेंट फोर्स्ड कनेक्शन लाइक दिस फीवरिश इलेक्ट्रिक अनलिवेबल हेल्प, उसकी लाइफ बन गई है इंटरनेट की वजह से। आगे देखते हैं भैया और क्या हुआ इसमें। द कडलिंग ऑफ सोशल इंटरनेट हैपेंड स्लोली एंड देन ऑल एट वंस, पहले तो धीमे धीमे स्टार्ट हुआ था, फिर अचानक से फैल गया ये। द tipping point I would guess was around 2012. People were losing excitement about the internet, starting to articulate a set of new truism. Facebook had become tedious का मतलब थकाऊ, no longer interesting, boring. Trivial मतलब insignificant, है ना, कोई ज़्यादा significance नहीं है, ठीक। Exhausting, ये सब exhausting हो गया था। Instagram थोड़ा सा बेहतर समझ में आया था, seemed better, but would soon reveal its underlying function as a थ्री रिंग सर्कस ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉपुलरिटी एंड सक्सेस, इसी के बीच में घूम रहा था वो। ट्विटर फॉर ऑल इट्स डिस्कर्सिव प्रॉमिस वॉज वेयर एवरी वन ट्वीटेड कंप्लेंट्स एट एयरलाइंस एंड मोन्ड, चिल्लाते रहे अबाउट आर्टिकल्स दैट हैड बीन कमीशन टू मेक पीपल मोन, ठीक है। तो ये ट्विटर में क्या हो रहा था कि इसके खिलाफ कंप्लेन, उसके खिलाफ कंप्लेन, यही चल रहा था। ये अपना अपना पैरामीटर सेट हो गया था इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का। द ड्रीम ऑफ अ बेटर ट्रू सेल्फ ऑन द इंटरनेट वॉज स्लिपिंग अवे, where we had once been free to be ourselves online. एक टाइम था जब हम लोग अपने ऑनलाइन जैसे थे हम वैसे हो सकते थे, बट अभी क्या हो रहा है ना, वी वर नाउ चेंज टू आवरसेल्फ ऑनलाइन एंड दिस हैज मेड अस सेल्फ कॉन्शियस। मतलब इंस्टाग्राम में आपको सही फोटो डालनी है, अच्छी ट्रैवलिंग वाइब डालनी है, अच्छा दिखना चाहिए, है ना, फोटो खिंचाने के लिए कपड़े पहनो, फिर ये करो वो करो। तो ये पहले तो हम लोग फ्री थे, अब क्या हो गए, चेंज हो गए, बंद गए। हम लोग लग रहा है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट इंस्टाग्राम हमें यूज़ कर रहा है। The freedom promised by the internet started to seem like something whose greatest potential lay in the realm of misuse. तो misuse हो रहा है। आप इस पैसेज को तेज़ी से पढ़ भी सकते हो, आपको इससे समझ में आ गया होगा पैसेज में कि इंटरनेट की वजह से बड़ी दिक्कतें हो गई हैं और हम लोग फ्री थे अब बंद गए हैं, ठीक है। अब इसको आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको। Even as we become increasingly sad and ugly on the internet, the mirage of the better online self continued to glimmer. As a medium, the internet is defined by a built-in performance incentive. In real life, you can walk around around living life and be visible to other people. But on the internet, क्या हो रहा है? For anyone to see you, you have to act. Like you have to communicate in order to maintain an internet presence. आपको बोलना पड़ेगा, आपको act करना पड़ेगा. And because the internet's central platform are built around personal profiles, it can seem first at a mechanical level and later on as an encoded instinct. Like the main purpose of this communication is to make yourself look good, ठीक है। Online reward mechanism beg to substitute for offline ones and then overtake them. This is why everyone tries to look so hot and well traveled on Instagram, ठीक है। Why everyone seems so smug and triumphant on Facebook and why on Twitter making a righteous political, मतलब ये लोग पागल हो गए हैं कि क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। The everyday madness perpetuated by the internet is the madness of this architecture, which positions personal identity as the center of universe. It is ये ऐसा कुछ है कि as if we have been placed on a lookout, हम लोगों के लिए lookout notice जारी हो गया है, that oversees the entire world and given a pair of binoculars that makes everything look like our own reflection. ये आपकी ये लास्ट लाइन है। अब जो है आप पहले क्वेश्चन तीनों सॉल्व कर लो, दोनों पांचों, फिर मैं डिस्कशन कराता हूँ। मेक श्योर गलत ना हो, कोशिश करिएगा, और गलत हो भी तो आप कम से कम एलिमिनेट करके दो ऑप्शन तक तो पहुंचे हो, तुक्के मत मानना।
अच्छा अंडरलाइन वाली लाइन। हो गया। चलो क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट है जो हम अबव पैसेज से इन्फर कर सकते हैं। इन्फ्रेंस वो होते हैं जो स्टेटेड नहीं होते हैं, है ना, जो उसमें लिखे नहीं होते हैं, बस आप ये देख के, जैसे इन्फ्रेंस को आप ऐसे समझ लो जनरल, जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन के बाहर से जा रहे हैं, ठीक है, आपने एक लाइन देखी, बहुत लंबी सी लाइन खड़ी लगी हुई है, आप क्या क्या इन्फ्रेंस निकालोगे उससे, कि हो सकता है कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, भीड़ होने वाली है, यही सब चीज़ें हैं, तो वो स्टेटेड नहीं होता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, कौन से स्टेटमेंट को हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग वंस, पहले वो देखते हैं, वो देख लेते हैं। द इंटरनेट एक्सपैंडेड वेरी स्लोली, क्या ये इन्फर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसको हटाओ। द मेन पर्पज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज टू डिसवेड पीपल फ्रॉम शोइंग ऑफ, नहीं, उसका तो मेन काम ही यही है, कन्विंस करना। तो ए, सॉरी कौन सा हट गया, हाँ ए गायब हो गया, और कौन सा गायब हो गया, डी गायब हो गया, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। नाउ बचे हमारे पास बी एंड सी। द इंटरनेट कैन बी यूज टू कॉज हार्म और द इंटरनेट इज एडिक्टिव। बताइए सर, बस सी आंसर हो गया, ठीक। चलो, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रूइजम्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के बाकी सब ट्रूइज्म है, ठीक है। अब देखो, द इंटरनेट हैज चेंज द वे द वर्ल्ड वर्क्स, ये तो सही है, ऐसे ही तो पैसेज में बताया गया है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आपको बताना क्या क्या हुआ है। ओनली टाइम कैन टेल व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, ये भी ठीक है। लाइक, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड लिखा हुआ ना, अ प्रेफरेंस फॉर कैट वीडियोस कैन रिवील अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी, तो ये कहीं पे सेंटेंस में, मतलब कहीं पैसेज में ये बात नहीं की गई है कि आपको अगर पर्सनालिटी रिवील करनी है आपकी, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे। अगर आप प्रेफरेंस कर रहे हो कैट वीडियोस का, तो दे विल रिवील योर पर्सनालिटी, तो नो वेयर इन द पैसेज इट वॉज मैंशन। अगर ये मैंशन नहीं पैसेज में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो मैंशन ही है इसमें, ठीक है। चलो 13, 14 और 15 भी एक बार ट्राई कर लो आप। अंडरलाइन वाला वापस करना है, वैसे तो एक बार करता हूँ मैं, एक बार वापस पढ़ लीजिए। अंडरलाइन में लिखा क्या था, क्या लिखा हुआ है, इट इज मानो एज इफ
हम लोगों को प्लेस कर दिया गया है ऑन अ लुक आउट दैट ओवर सीज द इंटायर वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड को देखता है, एंड गिवन अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, और एक बाइनोकुलर्स दे दी गई है, दैट मेक्स एवरीथिंग लुक लाइक आवर ओन रिफ्लेक्शन। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है हमारे जैसा ही है। तो ये एक काम किया इंटरनेट ने, ठीक है। यही है ना, तीन को कहाँ टफ है ये सब, ये हो चुका है, सबसे आसान तरीका अभी टफ पड़ेंगे थोड़ी देर में, बस ये हो जाए। यही था ना, खिलाड़ी की बात वाला था। नीचे के तीन क्वेश्चन बचे थे ये। ये भी टेक्निकल टीम को बुलाता हूँ मैं वो देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले बुला दो उनको, जो है टेक्निकल टीम जो है सही काम नहीं कर रही। इससे जरा उसको, ये बहुत ब्लर दिख रहा है वो वाला पतली पतली। बिट्स पिलानी है। हम लोग कहाँ पे थे, कौन सा क्वेश्चन था, 13, ठीक है। अच्छा, अंडरलाइन सेंटेंस है में, तो इंटरनेट तो वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, तो ये सी वाला डी वाला तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। द वे वी यूज इंटरनेट सेज अ लॉट अबाउट हु वी आर, इसके बारे में भी कोई बातचीत है नहीं। बी और सी, द इंटरनेट हैज रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन पीपल, ये क्या, नहीं वो ठीक है, ये तो फैक्ट है, लेकिन क्या इस लाइन का मतलब ये है, कहाँ चला गया, ऐसा तो है नहीं इस लाइन का मतलब। ये तो कह रहा है कि जो हम लोग, वही कह रहा ना, दैट मेक्स एवरीथिंग लुक लाइक आवर ओन रिफ्लेक्शन, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हो रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, और क्या हुआ, सी वाला। द इंटरनेट हैज द एबिलिटी टू कस्टमाइज व्हाट वी एक्सेस बेस्ड ऑन आवर आइडेंटिटी, जो हम देखना चाहते हैं वही दिखाता है। एआई तो ऐसे ही काम करता है ना। आप कभी भी देखो, अगर आप फेसबुक या आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपने एक तरीके की रील देख ली, तो फिर वो वैसी तरीके की रील दिखाएगी। मतलब अगर तुमने एक बार कच्चा बादाम देख लिया, कच्चे बादाम आएगा, फिर उसमें और कुछ आएगा नहीं, जब तक दूसरी रील नहीं देखोगे। मेटाफर के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। मेटाफर होता है कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है विलेज का किससे, इंटरनेट से। यहाँ पे हो रहा है किसका, हेल्थ से। और यहाँ पे किसका हो रहा है, सर्किस का किससे, हैप्पीनेस, पॉपुलैरिटी। तो मतलब तीनों में मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर यूज़ किया गया तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। और ये सबसे आसान था इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब दिस पीस ऑफ राइटिंग, विच इज़ क्या, नॉन फिक्शन। फिक्शन में तो स्टोरीज होती हैं, इमेजिनेशन होता है। पोयम ये है नहीं, एकेडमिक पेपर ये है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, किसका, 13 का था आपका सी। हाँ, द इंटरनेट हैज़ द एबिलिटी टू कस्टमाइज व्हाट वी एक्सेस बेस्ड ऑन आवर आइडेंटिटी, ठीक है। चलो, अभी कौन सा आ गया है, सबमर्सिबल पंप्स। चलो इसको करिए आप लोग, एक है जल्दी से कर लो। यू हैव गॉट, चलो मैं बता भी देता हूँ, 12 मिनट नहीं, 14 मिनट्स यू हैव, पढ़ना भी है एंड यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसमें कितने सही थे आउट ऑफ 5, कितने सही थे लास्ट वाले में, 5 में से तेरे कितने सही थे, कौन सा, 13 वाला तेरा, 12 वाला लगा था तुम्हारा, मेटा मेटा
कोई नहीं, चलो पढ़ो इसको जरा सब लोग। थर्ड पैरा में विच लाइन? अच्छा, भगत हैज रिक्रूटेड थाउजेंड्स ऑफ न्यू सोल्जर्स, इस वाले पे, इसी लाइन पे ना? हाँ, यही लाइन है ना, भगत हैज रिक्रूटेड थाउजेंड्स ऑफ न्यू सोल्जर्स इन हिज क्रूसेड अगेंस्ट, है ना? जब कहीं आप किसी लड़ाई वड़ाई में जाते हो, वॉर के लिए जाते हो, उस सेंस में यूज होता है। या आप इसको ऐसे भी, आप कैंपेन समझते हो? कैंपेन मतलब नहीं होता कि सब लोग एक साथ इसलिए चलाते, तो वही कैंपेन कह सकते हैं आप, है ना? तो उसने वही बोल रहा है कि इसने बहुत सारे अपने न्यू सोल्जर्स रिक्रूट कर लिए हैं इस कैंपेन में अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्स द कास्ट सिस्टम अराउंड द लैंग्वेज।
कहाँ तक पढ़ लिया इतना? चलो स्निग्धपूर्ण। पढ़ लिया? चलो जो पढ़ रहे हैं पढ़ें, बाकी क्वेश्चन करिए आप लोग। इसका आंसर करने के लिए तो पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा तब भी आंसर कर लोगे, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका कोई रेफरेंस ही नहीं है, रेलेवेंस ही नहीं है। पढ़ लिया पैसे सबने? ठीक है, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, साथ में पढ़ लेते हैं। इसका आंसर बता दो अच्छा सब लोग। Which of the following can be inferred from about the author's views on English in contemporary India? A और C? इन्हीं दोनों में से एक आंसर है। हाँ, कौन सा होगा? ए वाला होगा। टू द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इन इंडिया डिपेंड्स ऑन प्लेस एंड सोशल आइडेंटिटी, यही बताया गया है कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं से है, ठीक है। सी में लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई कॉम्पिटेंस। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो फ्लुएंसी है वो कॉम्पिटेंस मतलब कितनी आपके अंदर क्षमता है उसको इम्प्लाई नहीं करती है। इसका इससे व्यूज से क्या लेना देना, ठीक है। बाकी दोनों इंडियन, इंग्लिश इज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज, ये तो एलिमिनेट हो गया। पीपल्स व्यू ऑन इंग्लिश आर डिवाइडेड अलोंग पॉलिटिकल लाइंस, तो पॉलिटिकल लाइन से थोड़े कि इंग्लिश में उनके व्यूज़ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका ए आंसर हो जाना था। और बाकी हम देख लेते हैं कि क्या कहानी है इसमें। देखो, इंग्लिश इनकोड्स क्लास इन इंडिया, ठीक है, ठीक है। इट डज सो बाय स्लाइडिंग इनटू द डीएनए ऑफ द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन इनकम, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बिलोंगिंग। तो प्लेस ऑफ बिलोंगिंग मतलब जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वही पहले क्वेश्चन पे ही था। The threat it poses to social cohesion has worried public commentators across the political spectrum. In an address delivered as independent India's parliament dilly-dallied मतलब होता है वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, over the suggestion to replace English with regional languages as the medium of instruction for higher education. Gandhi said the blighting imposition of a foreign medium upon the youth of country will be counted by history as one of the greatest tragedies. गांधी जी ने कहा था कि जो आप फॉरेन लैंग्वेजेस थोप रहे हैं वो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में काउंट किया जाएगा इन द कमिंग ईयर्स।
और बॉयज़ थिंक्स एंड राइटली इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, हमारे जो बॉयज़ हैं वो सोचते हैं और एक तरीके से सही सोचते हैं सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आजकल, दैट विदाउट इंग्लिश दे कैन नॉट गवर्नमेंट सर्विस एंड गर्ल्स आर टॉट इंग्लिश एज अ पासपोर्ट टू मैरिज। बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है भाई ये तो, ठीक है। 100 years later द लैंग्वेज कंटिन्यूज टू बी सीन एज अ टूल ऑफ एक्सक्लूजन, है ना। The problem now is about inequality of access. To be denied English is harmful to the individual as well as our society. ये लिखते हैं चेतन भगत, self-appointed leader of a class war set off by unequal access to English. ठीक है। Bhagat, an engineer turned investment banker, wrote his first college romance in English in 2004. Then only a certain kind of person, someone who grew up reading, writing and speaking the language, wrote books in English. Big words, long sentences, literary pretension, heavy with Orientalism. In the 10 years since the Bhagat put the popular English fiction, he has written 6 other novels and sold millions of copies all told. With every new book, all written in deliberately simple English लिखते था भगत, has recruited thousands of new soldiers. इसका मतलब ये हुआ कि चेतन भगत को देख देख के बहुत सारे ऐसे राइटर्स आ गए जो लिखते हैं लेकिन कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश में, ताकि वो इजीली अंडरस्टूड हो जाए. इन दिस क्रूसेड अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्स द कास्ट system around the language. Bhagat even has a term for Indians who have English. Even these people had parents who spoke English, had access to good English medium schools, typically in big cities, and gained early proficiency, which enabled them to consume English products such as newspapers, books and films. एक तो ये even class हो गई. English is so instinctive to them that even some of their thought patterns are in English. मतलब इतना English हो गया है कि उनके thought pattern में English में हो गए. These people are much more in demand. फिर दूसरा है the people even presumably control through an excess of privilege built on ownership of English. फिर second है E2 probably 10 times the even ज़्यादा है. They are technically familiar with the language, technically familiar है, but if they sit in an interview conducted by the evens, जो मतलब जो कैसे बड़ी फैमिली के लोग थे, they will come across as incompetent even though they may be equally intelligent, creative or hardworking, just on the basis कि they will not be able to speak fluently, क्योंकि इनके पास इतना वो है नहीं, मतलब टेक्निकली उन्हें पता है कि इंग्लिश क्या है, कैसे काम करती है, इंटरव्यू में उतना अच्छा बोल नहीं पाएंगे इंग्लिश में, तो और फिर उनको लगेगा कि ये इवन को लगेगा कि ये लोग कैसे इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिकॉज दे कुड बी इक्वली इंटेलिजेंट, क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग. तो ये लैंग्वेज से बैरियर डिसाइड हो गया. द सिचुएशन में नॉट बी कॉमिकली स्टार्क. द हैव्स का मतलब होता है द रिच पीपल, हैव नॉट्स का मतलब होता है पुअर पीपल. द रिच एंड द पुअर मे नॉट एग्जैक्टली फिट इनटू भगत स्टीरियोटाइप ऑफ अर्बन sophisticated rich people and provincial uncultured poor. His argument does not factor in many other walls around English in India. You are more likely to learn English if you are born a man rather than a woman, is a high caste rather than low caste, South Indian rather than North Indian. There's more than one kind of E1 and more than one kind of E2, and there's more than one way E2 can overthrow E1. One is to speak it like they know it. बस उसको बोलना है, और भी चीज़ें हैं, सिर्फ इसको स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते. ये जो राइटर है ये बोल रही हैं, इनका नाम था स्निग्धा पूनम. 21 हमने कर लिया है, 22 23 आप लोग करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इन दोनों को. ट्वेंटी टू तो बहुत आसान है. क्या लिखा हुआ है?
हु अमंग द फॉलोइंग वुड डिफाई चेतन भगत नीट कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश स्पीकर इनटू E1 एंड E2? तो जैसे उसने डिस्क्राइब किया था कि जो लोग के पेरेंट्स रिच हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। जो E2 वाले लोग हैं वो थोड़ा सा टेक्निकली तो वो लोग फ्रेंडली हैं उससे, बट बोल नहीं पाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को कौन सा इनमें से स्टेटमेंट अगेंस्ट है उसके? तो ये दिख रहा है सामने, क्या दिख रहा है? बी वाला क्या लिखा हुआ है? मोइन वंस अ मिल्कमैन इन रांची लर्न्स इंग्लिश एट द एज ऑफ 17। आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही बिकम्स एन इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एट अ थ्राइविंग इंस्टीट्यूट। ये इसके जस्ट अपोजिट है, इसके अकॉर्डिंग तो ये बोल ही नहीं पाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये डिफाई का मतलब इसके अगेंस्ट हो गया। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर रिस्पॉन्स टू भगत व्यूज ऑन इंग्लिश? ऑथर ने रिस्पॉन्स किया था ना, कि ऑथर का रिस्पॉन्स मैं एक बार पढ़ा देता हूँ आपको, फिर समझ लीजिएगा। कहाँ चला गया? कहाँ है? आगे निकल गए, पीछे निकल गए? आगे आगे आ गए, आगे आ गए, आगे आ गए। यही था ना इंग्लिश? हाँ, ये लिखा हुआ है, ये है लास्ट पैसेज है, जो लास्ट पैरा है, ये ऑथर का रिस्पॉन्स है। तो एक बार जरा पढ़ लीजिए इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। पढ़ लिया? क्या है इसका रिस्पॉन्स? कि ये कॉमिकली नहीं, जो भगत का स्टीरियोटाइप है ना अर्बन सोफिस्टिकेटेड रिच पीपल का, और किसका? प्रोविंशियल अनकल्चर्ड और पुअर, E2 वालों का, उसके जो आर्गुमेंट है डज नॉट फैक्टर इन मैनी अदर वर्ड्स अराउंड इंग्लिश इन इंडिया। और भी अदर फैक्टर्स को नहीं देखते हैं, जैसे यू आर मोर लाइकली टू लर्न इंग्लिश इफ यू आर बोर्न अ मैन रादर देन अ वुमेन। ठीक है, ये एक फैक्टर है। हाई कास्ट रादर देन लो कास्ट, साउथ इंडियन रादर देन नॉर्थ इंडियन, देयर इज मोर देन one kind of E1 and more than one kind of E2, and there is more than one way E2 can overthrow E1। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें E2 आगे निकल सकता है किससे? E1 से। बस वन इज टू स्पीक इट लाइक दे नो इट। एक व्यक्ति को बस बोलना है जैसे उसे पता है कि मैं बोल लेता हूँ, जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे हमें इंग्लिश बोलना है, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक, तो ये आज का व्यू है। कौन सा था हमारा? 23rd। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स रिस्पॉन्स टू भगत व्यूज ऑन इंग्लिश? The author dismisses his views completely? नहीं, completely तो नहीं कर रहा। The author completely agrees? नहीं, completely agree भी नहीं कर रहा। The author neither agrees nor disagree? नहीं, disagree तो कर रहा है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, अब क्या करना है उसमें? The author considers his views and finds they lack nuance। अभी थोड़ा सा कमी है। क्लियर? आसान था। चलो 24 and 25। Which of the following can be inferred from Gandhi's views with the respect to English in post-independence India? After independence गांधी के व्यूज क्या थे? कि जो आप लैंग्वेज इम्पोज कर रहे हैं ना, ये हिस्ट्री में बहुत बड़ी ट्रेजेडी के रूप में याद किया जाएगा। पहले मुझे बताओ इनमें से किसको एलिमिनेट कर दोगे तुम? होगा ना एलिमिनेट? हाँ, पहले वाला भी होगा। इंडियन वीमेन कैन नॉट गेट रिच, ये तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट होना है ना, कि इंडियन वीमेन कैन नॉट गेट रिच इफ दे डू नॉट नो इंग्लिश। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। ये खत्म हुआ तो नन ऑफ दीज भी खत्म हो गया। ये खत्म हुआ तो पहले वाला भी खत्म हो जाएगा, कि इंग्लिश शुड नॉट बी टॉट एज अ सब्जेक्ट इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये तो कहा ही नहीं गांधी जी ने भाई। उन्होंने कहा कि इम्पोज मत करिए किसको? लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज वाइटल इन ऑर्डर टू गेन एंट्री इनटू द ब्यूरोक्रेसी। दिस हैज टू बी द राइट आंसर, क्योंकि बाकी के तो आंसर गलत ही हो गए। चलिए, ऑल द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स आर सिनोनिम्स एक्सेप्ट। देखो, कोहेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कोहेसिव, जैसे जो आपका वो क्या कहते हैं, फेविक्विक या फेविकोल होता है, कोहेसिव होता है। ठीक, तो कोहेसिव यूनिटी तो एक जैसा हो गया। ठीक है। क्रूसेड कैंपेन मैंने बताया, ये आपको हो गया। शार्प
क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड एंड स्पॉइल्ड, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। तो ये आई गेस ये वाला भले ही ना हो पाया हो, ये वाला कर लिया था, हुआ था सही है, बाकी सारे सही थे, ठीक है। चल कौन सा 21st वाला, सी कर दिया था, ठीक ठीक ठीक, चलो। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, मिलते हैं इसके बाद सीआर की क्लास में। धन्यवाद।